बॉस, आज मैं आपके साथ क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11 से 12th में आ चुके हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर हैं। एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक और तीसरा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप बोलोगे सर मेटलर्जी कहाँ गया? नहीं, मेटलर्जी को आप नॉर्मल, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये 3 चैप्टर में आपको क्लास 11th का बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स मतलब मैं अगर नटसेल में बात करना चाहूँगा, शॉर्ट में बात करना चाहूँगा, तो ये 3 चैप्टर के लिए आपको क्लास 11th का पीरियोडिक टेबल का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए और साथ साथ में केमिकल बॉन्डिंग का। क्योंकि जैसे आप कोऑर्डिनेशन में आते हो तो आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एकदम पूरा बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बढ़िया से क्लियर नहीं है, बैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वगैरह बढ़िया से क्लियर नहीं है, तो आपको यहाँ पे समस्या होगा। फिर मैं आपके साथ अगर बात करना चाहूँगा डी ब्लॉक वगैरह, तो डेफिनेटली आप क्लास 11th में भी आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पढ़े हैं, उसके बाद साइज का वेरिएशन वगैरह पढ़े हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप अगर यदि पी ब्लॉक में आते हो तो पी ब्लॉक में भी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हो गया। ये चीज़ें अगर आपको ढंग से क्लियर नहीं है तो फिर आपको क्लास 12th में दिक्कत आने वाला है। तो मैं आज आपके साथ स्टार्ट करने का कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एकदम शॉर्ट में मैं पूरे के पूरे 11th के इनऑर्गेनिक जो कि इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, उसको मैं बढ़िया से डिलीवर कर सकूँ। ओके, तो आप देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ सिक्वेंशियल चलूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बाद मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट जिसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को मैं जेड से रिप्रेजेंट करूँगा, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करूँगा। और तीसरा आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको मैं आपके साथ जेड इफेक्टिव से बात करूँगा और तब जा कर के कहीं हम लोग साइज के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे और उसके बाद जा कर के थोड़ा बहुत हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह देखेंगे। सॉरी, साइज के पहले काम करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ थोड़ा आपके साथ मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात कर लेता हूँ और थोड़ा सा बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर लेता हूँ। तब जा कर के थोड़ा बहुत साइज वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। हमारा मेजर जो टॉपिक्स होंगे वो 7 टॉपिक होंगे। एक तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया अपना, एक शिल्डिंग इफेक्ट हो गया, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया और एक आयोनाइजेशन एनर्जी आपका हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया और एक साइज हो गया। तो ये 7 चीज़ों के बारे में एकदम समराइज वे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज को लेकर के। न्यूक्लियर चार्ज आप क्या समझते हो न्यूक्लियर चार्ज से? आप बोलोगे डेफिनेटली सर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तो चार्जलेस है, उनके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो भी होगा सर, वो किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स की संख्या होगा वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा सर? जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज को हम कह सकते हैं जितना एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ये बहुत ही मतलब एक लाइन का कंसेप्ट था, इसमें कुछ भी खास नहीं था, लेकिन हाँ, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। मतलब देखिए, आप देखो यार, आपके दिमाग में बेसिकली क्या चलता है ना, आपके दिमाग में चलता है कोई भी एटम है, तो एटम में यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस में कुछ बेसिकली उसका चार्जेस होगा। सपोज दैट क्या है कि अगर यदि यहाँ पे मैं सोडियम लिया तो इसमें इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। अब सोडियम के K सेल, L सेल, M सेल, आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें लगता है कि एक्चुअली क्या है ना, ये जो न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है और ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या है कि अपने 11 प्रोटॉन के ताकत से इसको खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कंसेप्ट यहाँ पे गलत होता है कि हमें लगता है कि जो नेट अट्रैक्शन होगा ना, वो क्या होगा, वो इसके न्यूक्लियस के चार्ज के कारण होगा, मतलब एक्चुअली 11 प्रोटॉन के कारण होगा। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर जो नेट अट्रैक्शन होगा वो 11 प्रोटॉन के कारण होगा, वो गलत है।
तो इसीलिए क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है जहाँ पे इसमें कुछ लिमिटेशंस है। तो सिंपली आप बात ध्यान रखें कि न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है जो भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे उसके न्यूक्लियस में, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। अब ये बेसिकली इसका क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस यही कि हमें लगता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। तो मैं आपसे सिंपली पूछूंगा, क्या जो नेट अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को जो बेसिकली एग्जर्ट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट अट्रैक्शन बेसिकली जो उसको सफ़र करना पड़ेगा, क्या न्यूक्लियर चार्ज के इक्विवेलेंट होगा? आप बोलोगे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक नया कंसेप्ट लाने जा रहे हो, दैट इज़ स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। दैट इज़ स्क्रीनिंग, एकदम जल्दी हम लोग शॉर्ट में रखेंगे, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ये बेसिकली कंसेप्ट क्या कहता है, सुनिए बढ़िया से। ये कंसेप्ट एकदम सिंपल सी बात करता है बॉस। ये कंसेप्ट कहता है कि ठीक है भाई, मान लीजिए ये सोडियम था, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, एल सेल में बेसिकली क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन था और उसके बाद एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो आप बात कर रहे हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में आप बात कर रहे हो, इसके ऊपर बात कर रहे हो। आपका तमाम डिस्कशन इसके ऊपर है। आप कहना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हो सर, बहुत सही बात है। लेकिन सर आप ये भी तो देखो कि के सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको नहीं लगता है सर कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये बेसिकली के सेल वाले और एल सेल वाले, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे? तो आपको कहना है कि सर एक्चुअली क्या है ना, हमें लग रहा था कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियर चार्ज के इक्विवेलेंट है। लेकिन सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये है कि एक्चुअली क्या है कि ये जो बेसिकली इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज के सेल वाले, एल सेल वाले, ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर यदि कोई अलग एटम रहेगा तो उसमें इनर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ सकता है, घट सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। एक्चुअली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक दीवार के तौर पे ये खड़े हो गए, एक कवच के तौर पे खड़े हो गए। आयरन मैन का शील्ड जो था ना, सॉरी आयरन मैन का शील्ड बोलता हूँ, कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड था, आप कुछ ऐसा समझो कि इनके बीच में बेसिकली एक दीवार हो गया, एक शील्ड बन गया। एक्चुअली जो हम सोच रहे थे कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में एक शील्ड आ चुका है और इसी इफेक्ट को हम कहेंगे सर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्ड क्या करेगा सर? ये जो शील्ड है मतलब सर एक्चुअली क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, रिपेल करेगा। वो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग या फिर बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर आपको इसको डिफाइन करने रहता तो आप कैसे डिफाइन करते? तो आप डिफाइन करते द नेट रिपल्सन सफर्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो नेट रिपल्सन सफर करना पड़ता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, उसी को हम बोलेंगे शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देंगे। पक्का? तो आपने बेसिकली यहाँ पे शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को आपने बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको स्लैटर्स रूल में लेके नहीं जाना चाहूँगा कि हम लोग बेसिकली क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। बस आपको सिंपली मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि आप ध्यान रखिएगा, ये जो शील्डिंग होता है दैट इज स्क्रीनिंग होता है, ये जो शील्डिंग होता है ये डी और एफ सबसेल वाले इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत ही पुअर होता है। मतलब अगर यदि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन हुए और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन हुए तो इनके कारण जो शील्डिंग होगा, इनके कारण जो स्क्रीनिंग होगा बहुत ही कमजोर होगा, बहुत ही पुअर होगा, वेरी पुअर। तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे ज़्यादा बेसिकली स्क्रीनिंग या शील्डिंग किसके कारण होगा, तो आप बोलिएगा सर सिग्मा सबसे ज़्यादा होगा एस वालों के कारण, उसके बाद होगा पी वालों के कारण, उसके बाद होगा डी वालों के कारण, उसके बाद होगा एफ वालों के कारण। मतलब डी और एफ के कारण थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेरी पुअर, ध्यान रखिएगा, वेरी पुअर शील्डिंग, बहुत ही पुअर शील्डिंग होता है। इनके कारण जो शील्डिंग होगा वो बहुत ही कमजोर होगा। अच्छा, आपके साथ में सीधा एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि ये जो बेसिकली क्या है, जो शील्डिंग होगा इनर इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब रिपल्सन जो सफर करना पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो आप मुझे बताइए अगर यदि शील्डिंग अगर यदि बहुत ही पावरफुल रहा, शील्डिंग मतलब रिपल्सन बहुत पावरफुल रहा, तो ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। अब इसको धक्का देगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, पीछे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी बेसिकली लटक रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी सेल का हिस्सा है। अब ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा तो डेफिनेटली बेसिकली सेल भी पीछे जाएगा। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे तो सेल भी तो पीछे जाएगा।
तो जितना बेसिकली क्या है कि शील्डिंग ज़्यादा होगा, जितना सिग्मा ज़्यादा होगा, दैट इज शील्डिंग ज़्यादा होगा, उतना रिपल्सन ज़्यादा, और उतना रिपल्सन ज़्यादा तो बेसिकली क्या है कि उतना ज़्यादा बेसिकली ये जो है सो बाहर की तरफ जाएगा, मतलब साइज इंक्रीज होगा। तो आप बोलिएगा कि जो एटम का साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा से। तो आप यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि साइज जो है ना सर, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा से। जितना ज़्यादा बेसिकली सिग्मा होगा, दैट इज शील्डिंग होगा, उतना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन सफ़र करना पड़ेगा, और रिपल्सन सफ़र करना पड़ेगा तो अंदर तो आएगा नहीं, बाहर की तरफ जाएगा, और बाहर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका साइज घटेगा, सॉरी उसका साइज बढ़ेगा, मिस्टेक हो गया, साइज बढ़ेगा। ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो साइज बढ़ेगा। तो आप बोले कि सर हमें न्यूक्लियर चार्ज के बारे में थोड़ा आइडिया मिला कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, शील्डिंग के बारे में आइडिया मिला कि ये सर रिपल्सिव है, या फिर बेसिकली क्या है, हाँ एक तरह का रिपल्सन है। तो आप बोलोगे सर आप बेसिकली साइज में सिर्फ और सिर्फ आप इसको कैसे कंसिडर कर सकते हो सिग्मा को। जब आपको साइज में कंसिडर ही करना है सर, तो सिग्मा के साथ साथ आप क्या है ना, साइज में जब आप कंसिडर ही करना चाहते हो तो सिग्मा के साथ साथ आप न्यूक्लियर चार्ज को भी कंसिडर करो। तो आप बोलिएगा सर न्यूक्लियर चार्ज होता है अट्रैक्टिव नेचर का और सिग्मा होता है रिपल्सिव नेचर का। तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा इसको डिसाइड करने वाला अकेले शील्डिंग कैसे हो सकता है। शील्डिंग के कारण साइज बढ़ेगा, और ये जो न्यूक्लियर चार्ज है अट्रैक्शन के कारण साइज घटेगा। अगर यदि कस के अट्रैक्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली सेल के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, मतलब साइज घटेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो आपका कहना है सर साइज को डिसाइड करने वाले दो चीज़ है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज है और दूसरा स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है। तो आपके साथ हम बात करना चाहेंगे कि काम कीजिए, आप दोनों इफेक्ट को साथ में कंसिडर कीजिए, और वहाँ से आप बोलिएगा जेड इफेक्टिव बराबर क्या है, जेड दैट इज अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। अगर हम अट्रैक्शन के टर्म्स में बात करना चाहेंगे तो इसके कारण अट्रैक्शन है, इसके कारण रिपल्सन है। तो आप एक काम करो, अट्रैक्शन दैट इज न्यूक्लियर चार्ज में ये जो शील्डिंग है इसको आप माइनस कर दो, तो जेड माइनस सिग्मा करोगे तो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। आप जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हो तो आप बेसिकली क्या है कि अट्रैक्शन में रिपल्सन को आप पहले घटा के बात कर रहे हो, मतलब आपने रिपल्सन वगैरह सब कुछ आपने कंसिडर कर लिया। तो जेड इफेक्टिव बात जैसे करते हो वैसे बेसिकली फिर आपको बार बार सिग्मा के बारे में, शील्डिंग के बारे में अलग से बात नहीं करना है। तो आप बात करना चाहोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर न्यूक्लियर चार्ज के कारण बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पास आना चाहिए क्योंकि अट्रैक्शन है, और ये जो सिग्मा है शील्डिंग के कारण इसको दूर जाना चाहिए, मतलब रिपल्सन है। तो ये जो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, कितना होगा, साइज बढ़ाएं कि घटाएं। अगर अट्रैक्शन के कारण हम सोच रहे थे साइज घटेगा और रिपल्सन के कारण साइज बढ़ेगा, तो एक्चुअली जेन्युइनली में होगा क्या, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। क्या हमारे पास कोई मैथमेटिकल अप्रोच है? डेफिनेटली हमारे पास मैथमेटिकल अप्रोच है। हम लोग आज से क्या करेंगे, हम लोग अट्रैक्शन के टर्म में बात करेंगे। जेड इफेक्टिव बराबर होगा जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। जेड इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब हम लोग जेड इफेक्टिव के टर्म्स में चीज़ों को बात करेंगे। अब क्या है कि सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। अब हम स्लैटर्स रूल में नहीं जाना चाहेंगे कि स्लैटर्स रूल क्या होता है, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेकार का चीज़ है, कोई मतलब खास यहाँ पे है नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि जो सिग्मा होता है दैट इज शील्डिंग जो होता है, एस के कारण ज़्यादा होगा, पी के कारण थोड़ा सा कम, और डी के कारण पुअर शील्डिंग, और एफ के कारण वेरी पुअर। मतलब डी और एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उतना अच्छा शील्ड के तौर पे काम नहीं कर पाते हैं, उतना अच्छा से रिपेल नहीं कर पाते हैं। इट्स सो सिंपल। तो आप तीन चीज़ के बारे में बात किए। सबसे पहले आप बात किए न्यूक्लियर चार्ज। आप बोले कि सर न्यूक्लियर चार्ज अभी आप क्यों पढ़ा रहे हो, लास्ट में तो आप इसको बेसिकली कंसिडर ही नहीं करोगे। दूसरा आप बात किए शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसको आपने बेसिकली सर सिग्मा बोला। और तीसरा आपने क्या बोला, तीसरा आपने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा आपने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा आपने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करोगे। और आप बोले सर काम का चीज़ तो यही है क्योंकि जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। हम लोग सारा डिस्कशन इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। हम लोग बोलेंगे जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बेसिकली क्या है, कस के अट्रैक्शन हो रहा है तो साइज घटेगा। आमतौर पे आप देखोगे कि अलोंग द पीरियड, जैसे आप पीरियड की तरफ जाते हो तो अलोंग द पीरियड जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे जनरली क्या होता है, आमतौर पे जनरली जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इंक्रीज ही होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है 0.65 से। एक्चुअली हमारा वो बेसिकली क्या है कि डिस्कशन का पार्ट नहीं है कि 0.65 से जनरली बेसिकली इंक्रीज होता है। हम बस इतना बात करना चाह रहे हैं कि अलोंग द पीरियड जनरली जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो बेसिकली क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब जितना आप ही सोचो, एक्चुअली हम यहाँ पे किसके टर्म में बात कर रहे हैं, हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं,
तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव। और जैसे जेड इफेक्टिव हम बात करते हैं तो जेड इफेक्टिव में ऑटोमेटिकली जेड माइनस सिग्मा होता है। मैंने सिग्मा को कंसीडर कर लिया, जेड को कंसीडर कर लिया, तब जाकर के जेड इफेक्टिव मिला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस मैथमेटिकल रिलेशन से आप एक बात कहोगे कि सर जेड तो बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है, सिग्मा अगर यदि ज़्यादा होगा सर तो डेफिनेटली जेड इफेक्टिव कम होगा। सिग्मा सर देखिए ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, तो एक बात हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा से। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इफेक्टिव अट्रैक्शन, और ये सिग्मा क्या रिपल्सन है। रिपल्सन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, क्योंकि जेड माइनस सिग्मा होता है। सपोज दैट क्या है कि जेड का कोई एक वैल्यू है 11 है, अगर यदि इसमें बेसिकली हम क्या है कि सपोज दैट सिग्मा 8.8 है, तो 11 में 8.8 को माइनस करेंगे तो 2.2 मिलता। अगर यदि मेरा क्या है कि सिग्मा क्या है कि 8.8 से ज़्यादा होगा, तो बेसिकली क्या है 8.8 से ज़्यादा अगर दे रहा मान के चलो 9 रहा, तो फिर मेरा जेड बराबर क्या होगा 2 होगा। अगर मेरा सिग्मा जो है बेसिकली कम रहा, सपोज दैट मेरा सिग्मा जो है मेरा वो सपोज दैट बेसिकली क्या है कि इस बार सिग्मा मेरा कम रहा मतलब 7 रहा, तो क्या है कि 11 माइनस 7 दैट इज़ 4 होगा। तो आपका ये कहना है कि सर सिग्मा जैसे जैसे बढ़ेगा जेड इफेक्टिव घटेगा। तो आपका कहना है इनके बीच में इन्वर्स बेसिकली सर यहाँ पे रिलेशन है, और एक्चुअली क्या है सिग्मा साइज बढ़ाने को काम करेगा, और सॉरी साइज बढ़ाने का काम करेगा। डेफिनेटली सिग्मा जो है ये एक्चुअली एक तरह का रिपल्सन है सर, तो एक्चुअली इसके कारण साइज बढ़ेगा एटम्स का, क्योंकि ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेल में है तो सेल का बेसिकली साइज इंक्रीज होगा। और ये जो जेड इफेक्टिव है सर, जेड इफेक्टिव के कारण साइज जो है वो घटेगा। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एक्चुअली क्या है कि जितना कस के अट्रैक्शन होगा, जेड इफेक्टिव अगर भी ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है साइज घटेगा, साइज में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा सर जो जेड इफेक्टिव है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज से। जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा सर तो जाहिर सी बात है सर साइज जो है वो छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और खींच रहा है तो साइज भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेल भी तो खिंचाएगा। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा सर तो फिर क्या होगा, साइज छोटा होगा। तो जेड इफेक्टिव और साइज पे इन्वर्स रेशियो, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम बोले चलो बहुत अच्छी बात है, मैं एक्चुअली ये 3 चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ गया। आप बोले ठीक है सर, आप अगर यदि न्यूक्लियर चार्ज समझे, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट समझे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझे, तो आप अगला बेसिकली टॉपिक को स्टार्ट कीजिए जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये होता क्या है, तो आपको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को ऐसे डिफाइन कीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड शब्द हम इस्तेमाल किए। अच्छा ये होता क्या है, आराम से देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो इसके बारे में हम बोले द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोले, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है उसी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इट्स सो क्लियर, जितना एनर्जी बेसिकली रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो आप बार बार बोल रहे हो, एक्चुअली इसका थोड़ा बढ़िया से समझाओ भी ना, एक्चुअली है क्या आइसोलेटेड वाली बात क्या है। एक्चुअली देखो यार, जैसे आपके साथ हम बोलते हैं सपोज दैट हम बोलेंगे सोडियम, तो सोडियम का आपको एक एटम तो कहीं नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है, सोडियम एक मेटल है, और एक्चुअली जब भी सोडियम मेटल है तो उस मेटल में सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। ये सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होगा। तो आपका कहना है कि सर आप सोडियम जैसे बोलते हैं, तो सोडियम पहली बात है सर एक्चुअली ये मेटल का हिस्सा है। सोडियम का कोई एक एटम तो आपको मिलेगा नहीं, उसके सर बेसिकली बहुत सारे एटम्स 10 to the power 22, 10 to the power 23, 10 to the power 24 रेंज में उतने सारे एटम्स साथ में होंगे सर। पहली बात, वो आइसोलेटेड नहीं, हमें अकेला चाहिए, हमें आइसोलेटेड चाहिए सर, हमें आइसोलेटेड चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ वो अकेला चाहिए। पहली बात क्या है कि ये जो सोडियम जो है इसके एटम्स बेसिकली अकेला होगा नहीं, ये मेटल का हिस्सा है। तो आपको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वगैरह लगाना पड़ेगा, मतलब इसको आपको क्या है कि एक एटम के तौर पे इसको निकालना पड़ेगा।
उसके लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि जो सोडियम जो बेसिकली है ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको पता है सोडियम नेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्टेंस है सॉलिड फॉर्म में। तो हम एक्चुअली क्या है, हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का तब बात कर पाएंगे जब हमें कोई भी बेसिकली एलिमेंट मिलेगा अकेला। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब अकेला चाहिए। आइसोलेटेड चाहिए मतलब अकेला। बेटा अकेला आ जाओ तब बात करेंगे, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहला चीज़ है अकेला होना चाहिए। दूसरा बात होना चाहिए कि वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर गैसियस फॉर्म में होना चाहिए मतलब सोडियम तो सर सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका मतलब हमें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली। तो आप सबसे पहले क्या है कि सोडियम जो है ना, सोडियम जो मेटल था, मतलब एक्चुअली क्या है कि मेटेलिक बॉन्ड में बहुत सारे बेसिकली क्या है कि एटम्स मेरा साथ में थे, तो उससे पहले आप सोडियम मेटल से पहले सोडियम एटम में कन्वर्ट कीजिए। मतलब एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम को निकाल के लाइए। यहाँ पे जो बहुत सारे बेसिकली सोडियम थे, बहुत सारे सोडियम के बेसिकली एटम थे, बहुत सारे एटम थे, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग था। आपको जो एनर्जी देना है, ठीक है, अभी हम बोले कि एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी जो होता है एंथैल्पी एटमाइजेशन होता है। तुम मत समझो एंथैल्पी एटमाइजेशन क्या होता है, तुम बस ये सोचो कि इस भीड़ से निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देना पड़े उस एनर्जी को आप दीजिए। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ से निकाल करके आप इसको आइसोलेटेड कीजिए। मतलब सोडियम का बेसिकली एक एटम हो गया, ये सोडियम का सिंगल एटम हो गया, सोडियम एटम हो गया ये। अब क्या है, ये जो सोडियम एटम आपको दिख रहा है इसको क्या है कि अभी ये सॉलिड फॉर्म में था। किस फॉर्म में था ये सॉलिड फॉर्म में था। आप इसको बेसिकली पहले सोडियम को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, गैसियस फॉर्म में। और सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि सबसे पहली बात है उसको अकेला करो, दूसरा बात है वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, तब जा करके हम यहाँ पे बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब आइसोलेटेड हो मतलब अकेला हो, गैसियस हो हाँ वो गैसियस एटम हो, उससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना हमें एनर्जी देना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें जो भी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहली बात है क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, दूसरा बात गैसेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ठीक है, इसको देखो आप। सोडियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, मैं सिंपली 8 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, ठीक है। और आउटरमोस्ट सेल में एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपका कहना है कि सर एक्चुअली क्या है कि ये जो आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से, तो ऐसा है तो नहीं कि बेसिकली आसानी से निकल जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर सोडियम मेटल है, मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। हाँ डेफिनेटली मानता हूँ, टेंडेंसी वो भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, उससे उसका स्टेबल कन्फिगरेशन हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है कि बेचारा पहले सोडियम क्या था ना सर, सोडियम पहले बेसिकली 281 था, मतलब आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा सोडियम प्लस Na प्लस तो 28, मतलब आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। सर हम जानते हैं मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, हाँ सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एनर्जी बेसिकली क्या है लगेगा। वो एनर्जी कहाँ से आएगा, वो रिएक्शन के कॉलिजन से आएगा, कहाँ से आएगा बेसिकली वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कुछ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया, वो कहाँ से एनर्जी मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए कुछ एनर्जी बेसिकली लगता है, कुछ एनर्जी लगता है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि सर जाहिर सी बात है सर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ एनर्जी बेसिकली लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगेगा, और उसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बॉस, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वही होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा सर वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको हम सिंपली पूछेंगे, आप मुझे बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, मेटल की नॉन मेटल? तो आप बोलोगे सर मेटल का तो टेंडेंसी ही था इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, तो वहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी कहाँ सप्लाई करना पड़ेगा सर? वो तो सर बेचारा कब से व्याकुल था कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। लेकिन नॉन मेटल्स का टेंडेंसी क्या है सर? नॉन मेटल्स का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रखने का, इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता है, और वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहोगे
तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एनर्जी नहीं देना पड़ेगा बल्कि काफ़ी एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस बात को भली बात ही ध्यान रखिए सर कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो नॉन मेटल का होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा दैट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल जो नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल विल बी मोर देन मेटल। क्योंकि सर नॉन मेटल का टेंडेंसी ही इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या करने का, नॉन मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, और आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो। तो जाहिर सी बात है सर विपरीत परिस्थिति में आप काम कर रहे हो तो आपको एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। इट्स सो सिंपल। हम बोले ठीक है भाई, समझ में आ गया हमें। अब कुछ बातें मुझे और बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के। तो आप बोलिएगा सर एक काम कीजिए, आप यहाँ पे देखो। मैं पूछा क्या? तो आपने बोला कि सर एक बात और ध्यान रखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी में आप समझे कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब एक बात देखो सर, जैसे जिससे अगर यदि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं जेड इफेक्टिव, जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। अभी जो सीखे उसी से कोरिलेट करते हैं। जेड इफेक्टिव, जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअली क्या है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस इसको पकड़ के रख रहा है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखा हुआ है, कस के पकड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस उसको कस के पकड़ा हुआ है और आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो। तो आपको क्या लगता है थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बॉस, आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन को लॉस ही नहीं करना चाहता है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को बेसिकली अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अरे ये अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा जिसका, उसके लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोले कि सर अगर यदि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। सर ये इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये घर का गार्जियन स्ट्रॉन्ग है। अब इस घर का बेसिकली क्या है ना, कोई बेसिकली बच्चा है, उसको अगर हम बोलेंगे चल भाई खेलने के लिए, चल भाई घूमने के लिए, उसके पापा स्ट्रिक्ट है, पकड़ के रखे हुए हैं, पापा मम्मी का कंट्रोल में, तो आपको ज़्यादा बेसिकली कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे क्लियर है? तो आपका ये कहना है कि सर अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर यदि क्या है कि ज़्यादा होगा तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा, मुझे ज़्यादा बेसिकली एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपका ये कहना है कि सर जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, या मुझे इसका कन्वर्स करना चाहिए, मुझे कहना चाहिए अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। मुझे ज़्यादा बेहतर बोलना चाहिए था कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर यदि सर एक्चुअली क्या है ना, इस बात को ध्यान रखिए, अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा मतलब क्या है, उसको बहुत कस के होल्ड किया हुआ है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मुझे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली एक रस्सा का तुम बेसिकली सोचो ना, मतलब रस्सा का खेल एक्चुअली क्या है, ये न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखा हुआ है और तुम इसको निकालना चाहते हो, तो ये खींच रहा है और तुम उधर बेसिकली निकाल रहे हो, तो एनर्जी तुम्हें ज़्यादा कस के सप्लाई करना पड़ेगा ना बॉस। तो जाहिर सी बात है आपका ये कहना है कि सर एक्चुअली जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी से। सॉरी मिस्टेक हो गया, मुझे ये कहना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इट्स सो सिंपल। तो आपने बेसिकली क्या है कि पहला पॉइंट आपने क्या देखा, फटक से बोलो। आपने फर्स्ट पॉइंट देखा दैट आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। एक्चुअली जितना बेसिकली जेड इफेक्टिव होगा सर उतना आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अच्छा दूसरा बात हम ये भी कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा मतलब रिपल्सन। आपको जाहिर सी बात है कि सर अगर यदि इसके पास इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली रिपेल करने वाले, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले, बाहर निकालने वाले अंदर के बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो बेसिकली रिपल्सन सफर करना पड़ रहा है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, अगर वो ज़्यादा रहा, हम दूसरा केस लेते हैं सर। सेकंड केस में क्या है कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं सर, धक्का दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, धक्का दे रहे हैं तो वो हमारा काम तो आसान कर ही दे रहे हैं, हम तो बुला ही रहे थे, हमें मेरा काम ही था उसको निकालना, और इनर इलेक्ट्रॉन भी उसको धक्का दे रहे हैं, बोल रहे निकल जा। तो जाहिर सी बात है हमारा काम आसान हो जाएगा ना सर, हमें कम ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है कि सर अगर यदि सिग्मा ज़्यादा होगा तो हमें कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर?
सर एक्चुअली क्या है, ये ज़्यादा कस के बेसिकली धक्का देगा तो मुझे कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इट्स सो सिंपल। अब तीसरी बात, बॉस मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो जाहिर सी बात है, अगर यदि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब चाहे तो हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है। अगर कॉन्फ़िगरेशन मेरा हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो एक्चुअली क्या है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को देखो, आप नाइट्रोजन को देखोगे तो बोलोगे 2s2 2p3। ऑक्सीजन को देखो, सॉरी ये तो बेसिकली फुल फील्ड नहीं होगा, आप इसको बेसिकली यहाँ पे आर्गन को देखो या फिर बेसिकली नियन को देखो, तो नियन को बोलोगे 2s2 2p6, आर्गन को बोलोगे 3s2 3p6। तो ये सब जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, ये सब फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और ये बेसिकली नाइट्रोजन 2s2 2p3, फॉस्फोरस बेसिकली क्या हो जाएगा 3s2 3p3, ये सब क्या है, ये सब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ये बेसिकली काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होते हैं मतलब क्या है कि वो उनमें बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आपको डालने में भी बड़ा मुश्किल होगा और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में भी बड़ा मुश्किल होगा। तो आप बोलोगे सर अगर यदि क्या है कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था, उसका दुनिया बड़ा सही चल रहा था और उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं सर, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हम छेड़छाड़ करेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी आइटम नहीं चाहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसके अंदर छेड़छाड़ हो और उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ बढ़े। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सर हमें, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना स्टेबल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। फुल फील्ड जिसका कॉन्फ़िगरेशन है सर, जैसे कि नोबल गैसेस, आर्गन हो गया, नियन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन आपको फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा सर, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही मैक्सिमम होता है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा सर। एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट्स सो सिंपल, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब चौथा बात क्या है, चौथा बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे साइज को लेकर के। साइज से पहले एक छोटा सा बात हम और आपके साथ करना चाहेंगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। अभी आप बोलोगे सर ये पेनिट्रेशन क्या है, घबराइए मत, मैं इसको बढ़िया से समझाता हूँ। अब देखो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, आप सुनो। पहली बात, ये जब भी हम बात करेंगे तो इसके लिए हम बात करेंगे फॉर सेम सेल के लिए, हम सेम सेल के लिए बात करेंगे। आपको पता है कि सर एक्चुअली क्या है कि ये जो बेसिकली KLM वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था ना सर, ये तो धोखा था। सच्चाई क्या है, सच्चाई कॉन्फ़िगरेशन सर SPDF कॉन्फ़िगरेशन है। अब सच्चाई में कॉन्फ़िगरेशन SPDF है सर, तो हमें पता है अगर एक सेल के लिए एक से ज़्यादा सब सेल है, एक से ज़्यादा सबसेल मतलब सपोज दैट सर NS है, NP है, ND है और NF वगैरह है। N हम लिए, देखो हम ऐसा नहीं बोले कि NS, फिर हम नहीं बोले N-2F, N-1D, NP, ऐसा कुछ नहीं बोले, हम बोल रहे हैं सेम। हम क्या बोल रहे हैं, सेम सेल के लिए हम बात कर रहे हैं। सेम सेल में जो अलग अलग सबसेल है, S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, सेम सेल के लिए ये जो अलग अलग सबसेल है, S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, जो अलग अलग सबसेल है, एक्चुअली इसमें क्या है कि जो S सबसेल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। आप एक चीज़ पढ़ते हो क्लास 11th में, आपको पता है आप इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़े थे, अब क्लास 12th में भी इसका रिवीजन आप देखोगे जब आप P ब्लॉक पढ़ोगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है ना कि P ब्लॉक में क्या है कि जो नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 बेसिकली घट जाता है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 घट जाता है। वहाँ तुम पढ़ता था रिलक्टेंस ऑफ S बेसिकली सबसे इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, एंड दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज बाई 2 इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप कुछ याद आ रहा होगा, घबराइए नहीं, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप सिंपली यहाँ ध्यान रखिए। एक्चुअली क्या है, अगर हम सेम सेल के बारे में बात करें तो जो S सबसेल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। अगर हम आपके साथ बात करना चाहेंगे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब कौन होगा, सेम बेसिकली अगर हम बोलेंगे सेम सेल सेम है, तो आप बोलोगे सर अगर यदि सेल सेम है ना सर,
अगर सेल सेम है सर तो बेसिकली एस वाला ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा, एस के बाद बेसिकली होगा पी वाला, पी के बाद वाला होगा डी वाला और डी के बाद होगा एफ वाला। तो आपका कहना है कि न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब कौन सबसेल होगा सर? एस सबसेल। ये पेनिट्रेटेड है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ धंसा हुआ है। तो जब न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेटेड है, ज़्यादा धंसा हुआ है, तो जब न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेटेड है बॉस, तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ये देखो एस सबसेल जो इलेक्ट्रॉन होगा, एस सबसेल जो है वो एक्चुअली क्या है कि न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी न्यूक्लियस के करीब है। तो जब न्यूक्लियस के करीब रहेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा महसूस होगा, न्यूक्लियस ज़्यादा प्यार बरसाएगा ना भाई उस पर, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन तुम निकालना चाहोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। अच्छा, इसमें लोग कंफ्यूजन क्या कर देते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये हो जाता है कि लोग थोड़ा सा क्या है कि सेल भूल जाते हैं, सिर्फ ध्यान रखते हैं कि हाँ एस सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा न्यूक्लियस की तरफ। अरे भाई एस सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि तुम 5s का बेसिकली पेनिट्रेशन ज़्यादा दिखा दो 2p से, बोलो कि हाँ 5s इलेक्ट्रॉन निकालना है और 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च करना पड़ेगा 5s। इतना घटिया कंसेप्ट लेके मत चलना। सेम सेल के लिए हम बात करना चाहेंगे। अगर हम पूछेंगे 2s से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है और 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक में इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2s से और दूसरे में निकलेगा 2p से, तो आप बताइए ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर सेल तो सेम है, लेकिन सबसेल के बारे में अगर बात करें सर तो एस सबसेल ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो सर जब भी हम बात करेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट में, वहाँ पे एक चेक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली सेल सेम हो, फॉर सेम सेल, ये बात एकदम ध्यान में रहना चाहिए। तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियस कस के होल्ड करेगा तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। सिग्मा से इन्वर्सली है, स्टेबल कन्फिग्रेशन से डायरेक्टली है, जितना कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा वहाँ मुझे इतना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और पेनिट्रेशन इफेक्ट वाली बात ध्यान रखेंगे। अब लास्ट में क्या बचता है सर? लास्ट में बचता है वही मेरा है आयोनाइजेशन एनर्जी का लास्ट बेसिकली मुझे बचता है आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब ये क्या है थोड़ा ये भी बता दो आप, ये आपको सबसे आसानी समझ में आएगा। कुछ नहीं, आप मुझे बताओ बॉस, अगर यदि छोटा बेसिकली एटम है, एटम अगर छोटा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एटम छोटा है तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही मेरा क्या है कि एटम मेरा बड़ा है, तो एटम बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरा न्यूक्लियस से दूर है तो जाहिर सी बात है कि एक्चुअली क्या है कि मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा। आप सिंपली सोचो, एक ही कमरा में किसी के घर में बेसिकली क्या है कि एक्चुअली मम्मी पापा और बेसिकली वो उसका बेसिकली क्या है कि जिस आपका जो दोस्त है, आप जिस अपने दोस्त को बुलाना चाह रहे हो, एक्चुअली क्या है कि वो एक ही कमरा में बैठा हुआ है अपने पापा मम्मी के साथ। अब आपको बेसिकली उसको वहाँ से बुलाना है तो ज़्यादा मेहनत लगेगा ना। अब दूसरा केस में क्या है कि दूसरा घर में क्या है, ये कंडीशन है कि जो आपके दोस्त हैं सेकंड कंडीशन में लेते हैं, आप उसको क्रिकेट बुलाने गए, पता चला उसके पापा बगल वाले रूम में सो रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि दूरी बढ़ गया, तो आप आसानी से बुला सकते हो, हाँ भाई चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन हाँ एक ही घर में क्या है कि एक्चुअली क्या है कि दोनों मतलब पापा मम्मी दोनों सब बेसिकली क्या है एक ही रूम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग बहाना करना पड़ेगा। हाँ भाई प्रोजेक्ट बेसिकली बनाना है सर, भैया सॉरी अंकल या आंटी जो भी, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बहाना आपके पास होना चाहिए। तो आपके साथ मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली यार जैसे जैसे बेसिकली क्या होगा ना, आपके साथ मेरा एक छोटा सा कॉमन डिस्कशन है कि जैसे जैसे क्या है कि साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा ना, तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिकली क्या है ना, मतलब जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस का घटते जाएगा, उसका कंट्रोल घटेगा, तो जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज से, आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज से। क्लियर है? साइज जितना बड़ा होगा उतना मुझे कम आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली सप्लाई करना पड़ेगा। साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली बेसिकली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा कम एनर्जी देकर निकाल सकते हैं, लेकिन जब साइज छोटा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है और न्यूक्लियस को पकड़ा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। साइज छोटा है, अगर ये छोटा साइज है, अगर छोटा साइज है तो मुझे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, और साइज अगर यदि बड़ा है, अगर बड़ा साइज है तो मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो आप बोले आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा। इट्स सो सिंपल, कम एनर्जी देंगे फिर भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप पूरा का पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी का पूरा आपका कंसेप्ट का रिवीजन हो गया बढ़िया से। आई थिंक इट्स ऑल ओवर क्लियर, पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाना चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हो। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद में प्रीफर करता हूँ क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। आयोनाइजेशन एनर्जी में आप बोलते थे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, वहाँ पे क्या होता था, रिक्वायर होता था इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और यहाँ पे क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, तो उस टाइम क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और जो रिलीज एनर्जी है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं। तो आप बोले कि सर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, वो सर एक्चुअली क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है, वहाँ पे रिक्वायर्ड होता था, यहाँ रिलीज है। अच्छा सर, वहाँ आइसोलेटेड के बारे में बात करते थे, तो यहाँ भी आइसोलेटेड के बारे में ही बात करेंगे। वहाँ गैसियस होता था सर, यहाँ भी गैसियस के बारे में ही बात करेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा बोलता है कि हम जब भी बात करेंगे तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के बारे में बात करेंगे। हम बोलेंगे देखो ये ब्रोमीन है, ठीक है, नेचर में Br2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इससे मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं लिखता हूँ 2 बेसिकली क्या है, Br माइनस, बेसिकली क्या है कि जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया था और कुछ एनर्जी निकला, मैं बोलूँगा ये एनर्जी जो है यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। क्या मैं सही हूँ? तुम बोलोगे भाई पहले बढ़िया से ध्यान दो, ये ब्रोमीन बेसिकली नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। तो पहले जो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, उसको आप गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे भी पहले ये आइसोलेटेड नहीं है, ये मॉलिकुलर फॉर्म में, आप इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब ब्रोमीन के बीच में जो बेसिकली बॉन्ड लेंथ है आपको ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड को डिसोसिएट करना पड़ेगा। तो पहले आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा, और इसको लिक्विड से बेसिकली क्या, आपको इसको वेपर फॉर्म में, दैट इज गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम सिमिलरली आपको एक अगला एग्जाम्पल देते हैं, अगला एग्जाम्पल देंगे, बोलेंगे देख मेरे भाई ये क्लोरीन है, ये गैसियस फॉर्म में भी है, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या है, मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और दोनों क्लोरीन के एटम बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए और कुछ एनर्जी निकला। क्या मैं इस एनर्जी को अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं यार यहाँ भी पंगा है। हम पूछे यहाँ क्या पंगा है बॉस? तो आप बोलोगे ये बेसिकली गैसियस तो है लेकिन आइसोलेटेड कहाँ है, ये तो बॉन्डेड है ना सर। बोलोगे बॉस ये तो बॉन्डेड है ना, क्लोरीन के पीछे सिंगल बॉन्ड है। आपको पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। जब आप आइसोलेटेड गैसियस के बारे में बात करोगे तब जाकर के ये कंसेप्ट सही होगा। तो आपका ये कहना है कि जब भी आप बात कर रहे हो सर, तो आपका जो एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, वो बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें। हम बोले चलो ठीक है, इस बात को हम समझें। तो अब आप आगे बोलोगे सर अब इसको आप समझ गए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अब हम लोग बात कर सकते हैं। पहली बात, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, मैं इसको लिख लेता हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होता है, वहाँ पे रिक्वायर्ड होता था, यहाँ पे रिलीज होता है। अच्छा दूसरा बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए, तभी जाकर के हम बात कर सकते हैं। अगर वो आइसोलेटेड गैसियस नहीं है तो फिर हम बात नहीं कर सकते हैं। हमें पहले उसको आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब जाकर के उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कुछ एनर्जी निकलेगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं। सुनिए, तो आप यहाँ पे देखो, सपोज दैट यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ भी होंगे +p, सपोज दैट, मुझे नहीं पता है इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है इस पार्टिकुलर एटम में, इसका कोई K शेल होगा, L शेल होगा, जो भी होगा, सपोज दैट। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुझे नहीं पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इसमें एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद, अच्छा ये आइसोलेटेड था और गैसियस था, ठीक है, मान लिया मैंने कि ये गैसियस था और आइसोलेटेड था। सपोज दैट मैं सिंपली बात करना चाहूँगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, क्लोरीन ले लेता हूँ। तो क्लोरीन आप बोलोगे ना सर 287 होता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा सर, सिंपली। इसके न्यूक्लियस में सर 17 प्रोटॉन है, क्लोरीन के न्यूक्लियस में सर 17 प्रोटॉन है। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, तो बेसिकली क्या है, क्लोरीन अगर ये गैसियस फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में था,
तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cl माइनस बेसिकली बना देगा, Cl माइनस बनाएगा, ठीक है, गैसेस का गैस जैसी है। ये क्लोरीन था सर, अब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Cl माइनस बनाया, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा सर, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, और वही रिलीज एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सर इस बात को ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन बेसिकली जैसे यहाँ पे ऐड होगा वैसे क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है सर? इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जिस तरह से आप वहाँ पे बताए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव पे, आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा पे, आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज पे, साइज बढ़ेगा तो मुझे कम एनर्जी देना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था स्टेबल कन्फिग्रेशन पे, स्टेबल कन्फिग्रेशन पे, और आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पेनिट्रेशन पे, पेनिट्रेशन पे। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी सुनते हैं सर ये 5 बात मेरे दिमाग में आएगा, और जैसे ये 5 बात दिमाग में आएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम कोरिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बोले कि सर जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के ये तमाम बातें मुझे पता था सर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर के कुछ मुझे भी यहाँ भी बातें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हारे साथ हम बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर के, और वो बात करना चाहेंगे एकदम स्टार्टिंग से। पहला चीज़ मेरा है फर्स्ट चीज़ जेड इफेक्टिव। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ उल्टा ही चलेगा। जेड इफेक्टिव मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बेसिकली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना चाहता है और कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अच्छी बात है ना, अरे यार अच्छी बात है ना कि अगर न्यूक्लियस बेसिकली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना चाहेगा, अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना चाहेगा तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी होगा ना पहले, तो लेने का टेंडेंसी मतलब एक्चुअली सर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। अगर क्या है सर, अगर यदि जेड इफेक्टिव है मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है काफ़ी ज़्यादा है, तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आएगा उसको होल्ड करके रख सकता है, और उसको होल्ड करके रख सकता है सर, तो जाहिर बसी बात है इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है। जेड इफेक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो फिर एनर्जी रिलीज होगा। तो आप बोले कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला पॉइंट। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ वहाँ भी जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो यहाँ इन्वर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एकदम बढ़िया से कोरिलेट करके देखिए आप। अरे जेड इफेक्टिव क्या? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी है बॉस, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर यदि गेन करेगा तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी अच्छी मात्रा में रिलीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने को टेंडेंसी था, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी था। तो आप बोले जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का ही टेंडेंसी है, तो जाहिर सी बात है जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव से। इस बात को हम कह सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव से। पहला बात को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव से। अब मैं आपके साथ दूसरा बात करना चाहूँगा। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा साइज को लेकर के। आप बोलोगे सर शिल्डिंग की बात कर ही दो, चलो ठीक है शिल्डिंग की बात कर देते हैं। अगर शिल्डिंग बेसिकली क्या है कि पावरफुल रहा, शिल्डिंग पावरफुल रहा मतलब ये जो बेसिकली क्या है कि अंदर का जो रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको बेसिकली थोड़ी ना स्वागत किया जाएगा, हाँ भाई आ जा, ये तो रिपेल करेगा ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेसिकली जो भी बाहर का इलेक्ट्रॉन आएगा उसको तो रिपेल किया जाएगा, धक्का दिया जाएगा, और धक्का दिया जाएगा लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती बेसिकली क्या कसम खा ली होगी इलेक्ट्रॉन हम डाल के ही रहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन तुम डालना ही चाहोगे, सिग्मा ज़्यादा है मतलब धक्का ज़्यादा दिया जा रहा है, नहीं हम नहीं चाहिए। सिग्मा क्या है? धक्का है कि नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं बल्कि धक्का देने का टेंडेंसी है, और तुम जाकर के इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो, ऐड कराना चाह रहे हो, तो ये रिपेल कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, धक्का दे रहा है। तो आप मुझे बताओ जितना बेसिकली यहाँ पे एनर्जी निकलना चाहिए क्या उतना एनर्जी निकल पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, उतना एनर्जी नहीं निकल पाएगा। तो आप बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा से। और आपको पता ही था सर कि जेड इफेक्टिव से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर, तो सिग्मा से इन्वर्स रिलेशन तो होगा ही होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम तीसरा बात फिर वही बात करना चाहेंगे साइज को लेकर के। आप बोलोगे सर साइज से पहले आप जरा स्टेबल कन्फिग्रेशन के साथ बात करो तो हम बोलेंगे देख मेरे भाई कन्फिग्रेशन अगर स्टेबल है, चाहे हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है। स्टेबल कन्फिग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी खर्च करेगा। स्टेबल कन्फिग्रेशन का मतलब ये भी होता है इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहेगा, उसका कन्फिग्रेशन स्टेबल है। सपोज दैट मैं आपके साथ यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ किसका, नियॉन का।
एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूँ नियॉन का। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर नियॉन के बेसिकली K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन है। सर यहाँ बोलोगे सर 1s2, यहाँ बोलोगे 2s2, 2p6 है, ठीक है, जिसको आप K सेल कहते हो, जिसको आप L सेल कहते हो। आप बोलोगे सर इसका फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन, इसका आप बोलोगे कन्फिग्रेशन जो है सर वो फुलफिल्ड है। अगर फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है बॉस तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना भी तो नहीं चाहेगा, आप इसमें इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, ये बोलेगा नहीं यार ना हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप सोच रहे थे कि सर इससे निकालने में बहुत एनर्जी खर्च हुआ था, पिछले बेसिकली कंसेप्ट में हम लोग पढ़े थे आयनियस एनर्जी वाला में कि कन्फिग्रेशन स्टेबल रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने में भी बेसिकली क्या एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ऐसा मत सोचो कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, बल्कि आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी तो है ही नहीं। तो जब आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, बल्कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा कि सर एक्चुअली इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे दैट ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो रिलीज एनर्जी नहीं होता है, बल्कि हमें लगाना पड़ता है। देखो जब भी एनर्जी रिलीज होगा तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी एनर्जी बेसिकली लगाना पड़े तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर हाफ फील्ड, हाफ एंड फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन, एंड फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन। जब भी कन्फिग्रेशन क्या होगा, हाफ फील्ड होगा और फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन होगा, तो उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज नहीं होगा बल्कि एनर्जी सप्लाई करना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एनर्जी विल नॉट रिलीज, एनर्जी विल नॉट रिलीज, नॉट रिलीज, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, बट वी हैव टू सप्लाई, वी हैव टू सप्लाई, हमें सप्लाई करना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये कहना है कि सर एक्चुअली क्या है ना, जब भी हम बात करेंगे कि कन्फिग्रेशन सर अगर यदि फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन हो या फिर हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हो, मतलब स्टेबल कन्फिग्रेशन हो, तो उस टाइम क्या है सर, उस पार्टिकुलर टाइम में हमें एनर्जी क्या है ना, हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा सर। तुम बोले चलो ठीक है, ये बात भी हम समझ लिए। अब आपके साथ हम अगला बात बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, साइज को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट है साइज को लेकर के, ठीक है। फोर्थ चीज़ मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा साइज को लेकर के। अगर साइज बड़ा होगा तो मतलब साइज वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्लास 12 में आपको इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ, अगर साइज छोटा है, अगर साइज छोटा है, छोटा साइज है, सपोज ये छोटा साइज है, अगर छोटा साइज है तो अगर इलेक्ट्रॉन आना भी चाहेगा तो ये बेसिकली इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको होल्ड करके रख लेगा, अट्रैक्ट कर सकता है। बोलेगा हाँ भैया सा न्यूक्लियस के करीब जाएगा ना, छोटा साइज है तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में ज़्यादा बेसिकली मुश्किल नहीं होगा। तो छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड किया जा सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया जा सकता है आसानी से, तो फिर जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि सर अगर यदि इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड किया जा सकता है तो फिर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। तो आपका ये कहना है कि सर ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज से, साइज से इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। मतलब साइज अगर बड़ा कर दीजिएगा सर तो फिर इलेक्ट्रॉन को लेने का कोई टेंडेंसी नहीं होगा। आप थोड़ा सिंपली सोचो सर, लॉजिकली आप सोचो, आप लॉजिकली सोचो सर, अगर ये साइज बड़ा हो रहा है, सॉरी मैं क्या कर दिया, साइज बड़ा हो रहा है, आप लॉजिकली सोचो कि साइज अगर यदि बड़ा होगा सर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होना चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जो कमांड होना चाहिए, जो कंट्रोल होना चाहिए, वो तो घट जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का बेसिकली जो कमांड है, जो कंट्रोल है, वो घटते जाएगा, और घटते जाएगा तो जाहिर सी बात है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी नहीं रहेगा, तो जितना एनर्जी निकलना चाहिए उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगा। तो आपका ये कहना है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज कम होगा, कम रिलीज एनर्जी, दैट इज लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। आपका ये कहना है सर यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होगा जबकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। तो आपका ये कहना है सर जैसे जैसे बेसिकली क्या है ना, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगा। तो आपका कहना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साइज में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन इसका काफ़ी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या क्या मैं आपको सिखाता हूँ, थोड़ा देखिए बढ़िया से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 में। आप देखो, पहले मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी, क्या इसमें कोई भी दो मत नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का लेने का टेंडेंसी नॉन मेटल्स का होगा?
जो भी नॉन मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी उनमें सबसे ज़्यादा होगा। आप बोलोगे डेफिनेट सी बात है सर, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा नॉन मेटल्स में होगा। तो नॉन मेटल्स का एग्जांपल मैं लेता हूँ। आप बोलोगे सबसे बेस्ट नॉन मेटल्स कौन है सर? ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 में एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। मैंने फ्लोरीन लिया बॉस, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, बाकी बेसिकली यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन था। और यहाँ मैं क्लोरीन लिया, K से L से M से, ठीक है। अब क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन को बेसिकली दोनों में डालना चाह रहा हूँ। अब दोनों केस में मैं कंपेयर करूँगा एनर्जी को लेकर के। अब मैं बेसिकली फ्लोरीन में भी, ये गैसियस है, एकदम आइसोलेटेड है, गैसियस है। ये क्लोरीन हो गया मेरा और ये मेरा फ्लोरीन हो गया, दोनों गैसियस है एकदम बढ़िया से। अब देखो इसके पास बेसिकली 2 सेल था, दैट इज़ 2 and 7 Kl में, और इसके पास क्या है, इसको देखो, आप क्लोरीन को देखोगे तो बोलोगे 2 8 7। चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका थोड़ा साइज बड़ा है, तो आपके दिमाग में फटाक से बेसिकली एक चीज़ बजेगा कि हाँ साइज बेसिकली बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में चलेगा ये चीज़, चलेगा एकदम रटा रटाया कंसेप्ट कि हाँ इससे तो इन्वर्स रिलेशन है। नहीं, हर जगह बेसिकली आपको जनरलाइज, ये सब जनरल चीज़ें हैं। कुछ कुछ जगह पे आपको स्पेसिफिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेसिफिक बातों का ध्यान रखने का मतलब क्या है, आप मुझे बताओ। फ्लोरीन का बेसिकली छोटा सा सेल में, इस छोटे से सेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप और बेसिकली यहाँ पे डालना चाह रहे हो, ठीक है, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये भी तो रिपेल करेंगे? तो अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी, तो जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है। जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें एनर्जी रिलीज होता है 324 किलो जूल पर मोल। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन आई थिंक 324 किलो जूल पर मोल के आसपास यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। आप चेक कर लीजिएगा, वैसे आपको डाटा रटना भी नहीं। और यहाँ आई थिंक 349 किलो जूल होता है, 349 किलो जूल पर मोल। बस इतना आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि क्लोरीन के केस में जो एनर्जी रिलीज होता है फ्लोरीन के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो आप क्या सोचे थे? आप सोचे थे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज अगर यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगा। आप ऐसा सोचे थे। आप सोचे थे कि बेसिकली इसका ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो था आपका एक्सपेक्टेड था, जो आपका एक्सपेक्टेड था वो था कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन था आपका एक्सपेक्टेशन गलत निकला। ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो गलत निकला। क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से। क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक में। इसका हम रीज़न बताएं कि एक्चुअली क्या है कि एक्सेसिव छोटा साइज है फ्लोरीन का। तो छोटा साइज होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा तो इसको होल्ड करना चाहेगा, तो एक्चुअली क्या है इस सेल में रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है। और यहाँ पे बेसिकली क्लोरीन के केस में बोलोगे कि सर एक्चुअली क्या है साइज थोड़ा ठीक ठाक है, तो यहाँ पे 7 की जगह 8वां इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी अमाउंट में रिलीज हो पाता है। क्लियर है? अब एक चीज़ और देखो, साइज को लेकर के एक और बढ़िया कंसेप्ट आता है। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेरियम है, पोलेनियम है। तो यहाँ भी क्या है कि ये भी ऑक्सीजन सल्फर तो नॉन मेटल्स वगैरह ही है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी इनमें भी है। ठीक है, सेलेनियम टेलेरियम मेटलाइट से, पोलेनियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी इनके पास भी है। अब आप सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी इनके पास भी, हाँ टेंडेंसी है, लेकिन जैसे आप बोले ना, जैसे आप बोले बेसिकली यहाँ पे फ्लोरीन आप बोले, अभी आप ग्रुप 17 में, ग्रुप नंबर 17 में आपने बोला फ्लोरीन, आपने बोला ना कि एक्चुअली क्या है फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का हो गया। तो आप बोलोगे सर हाँ अब तुम समझदार हो गए सर, छोटा साइज के कारण ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर का होगा। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा ये छोटे साइज वाला बेसिकली जो एनोमली है, ऑक्सीजन का सिर्फ सल्फर से कम नहीं बल्कि अपने ग्रुप में सबसे कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन का आई थिंक 141 किलो जूल के आसपास है, -141 किलो जूल के आसपास है। ठीक है, आई थिंक इसका -200 किलो जूल के आसपास है। और ये बेसिकली क्या है कि इसका पोलेनियम से भी ऑक्सीजन का कम है। हमें डाटा नहीं रटना है, वैल्यू नहीं रटना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअली ऑक्सीजन का छोटा साइज होने के कारण अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है, सिर्फ सल्फर से ही कम नहीं बल्कि सबसे कम। यहाँ बाकी जगह वही कंसेप्ट चलेगा। आपको मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ ग्रुप नंबर 17 में, तो ग्रुप नंबर 17 में आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा बोलोगे क्लोरीन का, फिर बोलोगे फ्लोरीन का, और उसके बाद फिर आप बोलोगे नॉर्मली ब्रोमीन का, और फिर बोलोगे आयोडीन का। सो सिंपल। आप क्या सोचे थे? आप सोचे थे ना जी कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा। तो आप सोचे थे कि बेसिकली आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन सोचे थे। बस यहाँ पे पंगा है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का नहीं बल्कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का है। बस इतना छोटा सा बात ध्यान रखना है। और ग्रुप नंबर 16 ग्रुप नंबर 16 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट किस लहजे से है?
ग्रुप नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट इस लहजे से है मेरे दोस्त। एक्चुअली ऑक्सीजन का आप सोचे सल्फर से कम होगा, बिल्कुल आप सही सोचे, लेकिन छोटा साइज होने के कारण ऑक्सीजन का सिर्फ सल्फर से कम नहीं बल्कि अपने ग्रुप में सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पक्का। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक बात और करना चाहूँगा, थोड़ा सुन लीजिए, मेरे से एक चीज़ छूट गया। मैं आपके साथ डायरेक्टली एक काम करता हूँ, फटाक से पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता देता हूँ। सपोज दैट ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन है तो एटॉमिक नंबर 8 है 26। हम बोले हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि इसका न्यूक्लियस में जो भी चार्ज है 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे K सेल है, L सेल है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो आप बोले सर पहले अगर ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके O- बनाया होगा, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, ठीक है, कम ही एनर्जी रिलीज हुआ, -141 किलो जूल के आसपास हम बोलेंगे, मतलब 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल ऑक्सीजन के बेसिकली आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो 141 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज होता है। चलो ठीक है, कितना रिलीज हुआ उसमें इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी रिलीज हुआ। अब अगर यदि क्या है कि O- में एक और इलेक्ट्रॉन को हम और ऐड करेंगे तो फिर बेसिकली O2- होगा, O-2, तो क्या यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगा? तो आप बोलोगे सर जैसे बेसिकली क्या है ये ऑक्सीजन था, ये एक इलेक्ट्रॉन को बेसिकली गेन करके, ये एक इलेक्ट्रॉन को जैसे गेन किया सर, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये बेसिकली इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, O- आया। आप फर्दर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को अगर यदि ऐड करना चाहोगे सर, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहोगे सर, तो जाहिर सी बात है कोई और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आएगा, सपोज दैट सर इसके अंदर कोई और इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करना चाहेगा, ठीक है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, और इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहेगा तो जाहिर सी बात है सर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा। ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो बेसिकली क्या है कि ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया सर, अब फर्दर और इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करना चाहोगे तो फिर फर्दर और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पे अतिथि सत्कार नहीं होगा, यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, यहाँ रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा सर तो इस पार्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एक्चुअली जितना एनर्जी हम सोचे थे कि रिलीज होगा, रिलीज नहीं होगा बल्कि उल्टा हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा सर, ये कभी गलत नहीं होता है, एकदम कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आप कभी मत भूलिएगा सर। और क्या नहीं भूलिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी का भी जो फर्स्ट होगा, मतलब सपोज दैट O से इलेक्ट्रॉन इसमें बेसिकली ऐड किए तो O- आया, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, इसको हम बोले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेसिकली हम बोले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 बोले, फर्स्ट बोले, ठीक है, ये रिलीज एनर्जी है। लेकिन जब भी अगर हम बात करना चाहेंगे ना कि O- में कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे और ये O-2 बनेगा, तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे अगला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो 2 होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो 2 होगा वो रिलीज नहीं होगा बल्कि हमें सप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी नहीं रहा, इसके ऊपर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है सर नेगेटिव चार्ज होने के कारण शिल्डिंग बढ़ गया, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ गया, और रिपल्सन बढ़ेगा तो फिर और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगा सर, बल्कि बेसिकली ऑलरेडी रिपल्सन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो उसको बेसिकली इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो एनर्जी बेसिकली रिलीज नहीं होगा बल्कि सप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा सर कि जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन का आइसोलेटेड गैसेस एटम था, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो N- हुआ, अब अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेगा तो N-2 होगा, एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेगा तो N-3 गैसेस होगा। तो आप बोलोगे कि सर एक्चुअली क्या है कि अगर यदि हम आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि N गैसेस से N-3 गैसेस में मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछूंगा कि बताओ भाई एनर्जी रिलीज हुआ होगा कि एनर्जी सप्लाई हुआ होगा, तो एकदम घटिया वाहियात कंसेप्ट मत पाल के रखना कि हाँ N से N- में रिलीज हुआ होगा, फिर N- से N-2 में भी रिलीज हुआ होगा, फिर N-2 से N-3 में रिलीज हुआ होगा। नहीं यार, जब भी पॉली एटॉमिक अनायन बनेगा, मतलब एक से ज़्यादा बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट आप देखोगे तो एनर्जी बेसिकली रिलीज नहीं बल्कि एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध के ध्यान रखो, एकदम बढ़िया से ध्यान रखो कि जब भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा बल्कि एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। प्लीज़ इसको बढ़िया से ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं और आपके साथ बात करना चाहूँगा, वो बेसिकली लास्ट चीज़ आपके साथ क्या है, फटाक से सुनिए। तो आपके साथ एक बात और है बॉस, जिसको मैं बात करना चाहूँगा, आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के छूट गया था। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर होगा,
हमेशा ग्रेटर मतलब हमेशा ग्रेटर। फॉर एग्जांपल देखो, ये सोडियम से बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकाले Na+ हुआ, अब ये Na+ से बेसिकली एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na+2 हुआ, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na+3 होगा। तो पहला स्टेप में जो एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, अगला में बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2, अगला में बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो हमेशा क्या होगा ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 हमेशा ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से, और ये हमेशा ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से। इसमें कुछ और चीज़ मत सोचना, इसमें कुछ नहीं सोचना है, नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन मीन्स नो एक्सेप्शन। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं, नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन, नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन। लोग बेसिकली गलती यहाँ पे करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। इधर देखिए नाइट्रोजन था, इसका कन्फिग्रेशन था 2s2 2p3। अभी सर हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन था, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। अगर नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लिए सर तो बेसिकली क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन प्लस बनेगा सर, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो अब इसका कन्फिग्रेशन 2s2 2p2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2p3 की जगह 2p2 बचेगा। अब ये कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड था सर, ये हाफ फील्ड नहीं है। अब इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे ना सर तो यहाँ से कम एनर्जी लगना चाहिए। नहीं भाई, सेम एटम के लिए ध्यान रखो, फॉर सेम एटम, फालतू कंसेप्ट मत लगाना। फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम, सेम एटम के लिए, फॉर सेम एटम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर मीन्स ऑलवेज ग्रेटर। सो सिंपल। अच्छा, साइज को लेकर के मैं आपके साथ बात करना चाहूँ तो थोड़ा सा सिर्फ सुन लो, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, साइज को लेकर के सुनिए। अलॉन्ग द पीरियड बेसिकली आपको पता है कि जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, ये बात तो आपको पता है। बात देखिए डायगोनल रिलेशन से भी पता है कि जहाँ पे साइज ना इंक्रीज होता है ना बेसिकली डिक्रीज होता है, करीब करीब बराबर साइज। जैसे आई थिंक आपको पता होगा लिथियम और बेसिकली मैग्नीशियम का बराबर साइज करीब करीब, बेरिलियम एल्युमिनियम का, और उसके बाद बेसिकली बोरोन और फटक से बोलो सिलिकॉन का। पूरा केमिस्ट्री में 3 डायगोनल रिलेशनशिप, सिर्फ 3 डायगोनल रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और पता होगा, प्लीज़ सुनिए, फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम अगर यदि एटम सेम है तो ध्यान रखिएगा अनायनिक साइज, अनायनिक साइज जो होगा, अनायनिक साइज ज़्यादा बड़ा होगा न्यूट्रल से, और न्यूट्रल वाला बेसिकली बड़ा होगा कटायनिक से, न्यूट्रल वाला बड़ा होगा कटायनिक से, मतलब कटायनिक साइज। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन N- है, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन प्लस है। हम पूछेंगे सबसे बड़ा कौन होगा, जवाब आपके सामने है, अनायनिक साइज सबसे बड़ा, उसके बाद न्यूट्रल और सबसे छोटा को कटायनिक। एक बात और ध्यान रखिएगा प्लीज़, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब फॉर एग्जांपल Mg+2 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ 10 इलेक्ट्रॉन, Al+3 10 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली O-2 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर आपके साथ बात करना चाहूँगा O-2 के बाद N-3, O-2 में आपके साथ बात किया, ठीक है सर, O-2 आप बात किए 10 इलेक्ट्रॉन, N-3 10 इलेक्ट्रॉन, F-1 10 इलेक्ट्रॉन। ये जितना भी आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हैं सर, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ध्यान रखिएगा साइज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अनायनिक चार्ज से, अनायनिक चार्ज से, और ये जो साइज होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कटायनिक चार्ज से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कटायनिक से, कटायनिक चार्ज से इन्वर्सली होगा। थोड़ा टाइम नहीं यार, फॉर ध्यान सुनो, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अनायनिक चार्ज से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कटायनिक चार्ज से। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या, अनायनिक चार्ज देखो, नाइट्रोजन का चार्ज सबसे ज़्यादा है N-3 तो साइज सबसे बड़ा इसका होगा, उसके बाद O-2, उसके बाद F-, और उसके बाद सबसे छोटा कौन होगा, देखो Na+ के बाद Mg+2 सबसे छोटा होगा Al+3, क्योंकि एक्चुअली क्या कटायन में सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, एल्युमिनियम का +3 है तो सबसे छोटा होगा, अनायन में सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, नाइट्रोजन का N-3 तो सबसे बड़ा ये होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अनायनिक साइज, देखो मैं इसको बता सकता था यार कि एक्चुअली यहाँ पे शिल्डिंग और बेसिकली क्या है, दैट इज जेड इफेक्टिव की बात है, लेकिन टाइम नहीं है, तो बस इतना ध्यान रखिए, इससे आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। इट्स ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।